रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर पसरा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज रात को भयानक बना रही थी। इसी बीच सूर्यकांत के संजीवनी अस्पताल के आईसीयू के बाहर एक सोफे पर मयंक पसरा हुआ मोबाइल से खेल रहा था। उसने जब समय देखा तो रात के करीबन 10 बज गए थे। उसने फिर एक बार पायल को फोन किया, लेकिन फिर से फोन किसी ने नहीं उठाया। मयंक गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, इन औरतों की जात ही हरामी होती है। उसकी वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं और इन्हें अब भी मुंह फुलाकर बैठना है। मयंक ने गुस्से में फोन सोफे पर फेंका और बाथरूम में चला गया। उसके बाद एक चादर निकालकर सोने ही वाला था कि ना जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि एक बार उसे अयान को देखना चाहिए। वह भागकर अंदर गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका कि सर, यह समय आप उनसे मिल नहीं सकते। मयंक ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहा, हरामजादे, हमारा ही खाकर हमें ही रोकता है। अब मैं तेरा मालिक हूँ, सुना तूने? वह आदमी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। मयंक उसे गुस्से में घूरते हुए आईसीयू की ओर बढ़ा और अयान के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह अब भी किसी मुर्दे की तरह लेटा हुआ था। पूरा पेट खुला हुआ था, बस सर्जिकल स्टेपलर की मदद से जुड़ा हुआ था। मयंक को अब न जाने क्यों उस पर तरस आ रहा था। उसके आंसू बहने लगे। वह रोने लगा, अयान बेटा, मुझे माफ कर दो, बस मुझे छोड़कर ना जाना, वरना मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तभी मयंक की नज़र ईसीजी मॉनिटर पर पड़ी और उसे गहरा सदमा लगा, क्योंकि मॉनिटर की रेटिंग गिरी हुई थी। उस पर रह रहकर सीधी रेखा नजर आ जाती थी और अयान एकदम ऊपर सांसें लेने लगा। यह सब देखकर मयंक चिल्लाते हुए भागा, डॉक्टर डॉक्टर, अयान की हालत ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी कोई तो आओ। उसकी चिल्लम चिल्ली सुनकर बहुत जल्द डॉक्टरों की फौज वहां आ गई और सीधे आईसीयू में अयान को घेरकर खड़े हो गए। उन्होंने मयंक को बाहर जाने को कहा और सभी कुछ न कुछ करने लगे। कोई एक बड़ा इंजेक्शन लेकर अयान को लगाता तो कोई उसके हाथ पैर के तलवों की मालिश करता, लेकिन अयान की हालत में कोई सुधार नहीं था। वह अब भी गहरी सांसें ले रहा था और अब तो ईसीजी मॉनिटर लगभग हमेशा की सीधी ही रेखा दिखाने लगा था। आखिरकार जब सभी थक गए और ईसीजी में पूरी सीधी रेखा आ गई, पल्स रेट भी 0 दिखने लगी, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए कफन ओढ़ा दिया। बाहर मयंक बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। तभी वह डॉक्टर बाहर आया। मयंक सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ा और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, वह ठीक तो है ना? उस डॉक्टर ने नजरें झुका ली और कहा, आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। यह सुनकर मयंक को गहरा सदमा लगा। उसने गुस्से में उस डॉक्टर का ही कॉलर पकड़ लिया। क्या बोला बे? उसे नहीं बचा सके मतलब क्या है? किस लिए तनख्वाह देते हैं हम तुम्हें? वह डॉक्टर भी अब मयंक पर बिगड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी कॉलर को पकड़ने की? साले विश्वासघाती इंसान, 3 दिन हुए नहीं अपने बड़े भाई की मौत को उसके बच्चे की यह हालत कर दी। जिस थाली में खाता है उसी में हकता है। उसने गुस्से में फोन निकाला और किसी को फोन करने लगा। मयंक ने गुस्से में कहा, ये किसको फोन लगा रहा है? उस डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर के लिए दौलत की चमक ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं अपने ही मालिक से गद्दारी करने जा रहा था, लेकिन अब नहीं। मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगा। मैं तुझे सजा दिलवा के रहूंगा। तभी सामने से किसी ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन। वह डॉक्टर बात करने ही वाला था कि उसकी जोरदार चीख निकल गई और फोन हाथ से छूट गया। उसे उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने जैसे ही अपने सर को हाथ लगाया, उसका हाथ खून से सन गया। जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो मयंक एक विशालकाय फूलदान लिए खड़ा था। उसने गुस्से में गालियां देते हुए कहा, साले हरामखोर, 2 कौड़ी का डॉक्टर, तू मुझे जेल भेजेगा? और उसे मार डाला। उसके बाद सीधे पार्किंग की ओर भागा और गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर दौड़ पड़ा। वह रास्ते भर पायल को फोन पे फोन किए जा रहा था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। मयंक उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा था और अंत में वह आखिरकार अपने घर में पहुंच गया। वह गाड़ी पार करके जैसे ही घर में पहुंचा, सामने का दरवाजा बंद था। वह लगातार बेल बजाए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। मयंक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से में अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा और दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने लगा। तभी उसे याद आया कि यदि आसपास वाले जग गए तो क्या होगा। उसे तो पायल को लेकर चुपके से अभी के अभी कहीं दूर भागना था। पुलिस वाले अब तक उसकी तलाश में निकल चुके होंगे। ऐसा ख्याल आते ही वह खामोश हो गया
उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। जब उसे सन्नाटे के अलावा कुछ नजर नहीं आया तो उसने एक राहत की सांस ली। वह पूरे बंगले की इर्द गिर्द घूमने लगा और उसे अंदर जाने का एक रास्ता दिख गया। वह जल्दी से पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ा और वहां से सीधे बालकनी में कूद गया। वहां का दरवाजा आज बंद नहीं था। मयंक जैसे ही घर में दाखिल हुआ वह गुस्से से पायल को ढूंढ रहा था। वह उसे अच्छा सबक सिखाता, पर पहले उसे लेकर कहीं दूर भागना था। वह जल्दी जल्दी में पूरे घर में उसे ढूंढ रहा था और पायल पायल कहाँ हो तुम कहते हुए भी ढूंढ रहा था। अब तो मयंक को भी चिंता होने लगी कि इतनी रात गए पायल उसे बिना बताए जा कहाँ सकती है। तभी उसे ड्रिल मशीन चलने की आवाज आने लगी। वह चौकन्ना हो गया। इतनी रात गए उसके घर में कौन ड्रिल मशीन चला रहा होगा? कहीं वो कोई चोर तो नहीं जो लॉकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? यह आवाज ऊपर सूर्यकांत के कमरे से आ रही थी। मयंक ने वह पिस्तौल थाम ली जिसे उसने सूर्यकांत से छीनी थी और अनलॉक करके दबे पांव सूर्यकांत के कमरे की ओर बढ़ने लगा। ड्रिल मशीन की आवाज अब भी आ रही थी और बीच बीच में पायल की दर्द में कराने की और रोने की आवाज अब उसे स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। अब मयंक को पूरा यकीन हो गया कि उसके घर में कुछ चोर घुस आए हैं और पायल उनके कब्जे में है। वह और अभी चौकन्ना भी हो गया। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो वह बस ऐसे ही बंद था, लॉक नहीं था और ड्रिल की आवाज अब भी आ रही थी। जब मयंक ने दरवाजा खोल के देखा तो वह दंग रह गया। उस कमरे में पायल के अलावा और कोई भी नहीं था। पायल दरवाजे की ओर पीठ किए पूरी नंगी घुटनों के बल बिस्तर पर बैठी थी और ड्रिल से खेल रही थी। मयंक घबराया सा उसके पास गया तो वो नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पायल अपनी ही योनि द्वार में एक बड़ा ड्रिल लगाकर बार बार ड्रिल मशीन चालू करती, फिर बंद करती और खुद चीख पड़ती। उसकी योनि द्वार से बहता सा खून निकल रहा था जिससे बिस्तर पर बिछी सफेद चादर का रंग गहरा लाल हो गया था। अब मयंक डर कर उसके पीछे हट गया। वह वहां से भाग जाने चाहता था पर वह भी पायल को बेपनाह चाहता था, तो ऐसे कैसे छोड़कर चला जाता। उसने पायल को जोर जोर से आवाज दी, पायल पायल होश में आओ, यह क्या कर रही हो? और हिम्मत करके उसके हाथ से ड्रिल मशीन छीनने लगा। अब पायल ने बहुत गुस्से में मयंक को देखा। उसकी पूरी आंखें गहरी लाल हो गई थी। अचानक पायल किसी अजीब भाषा में कुछ चीख पड़ी और उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। वह अब दोनों हाथों को फैलाए क्रूज पर चढ़े ईसा मसीह की तरह हवा में लटक रही थी। उसके बाद उसने आंखें खोलकर मयंक को देखा और बेहद ही डरावनी और मर्दाना आवाज में बोला, क्यों मयंक, मुझे नहीं पहचाना? तुझे क्या लगा कि तू मेरे बच्चे को मारकर यूं ही बच जाएगा? उसकी बात सुनकर मयंक घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौलत के लालच में मुझे अंधा बना दिया, मुझे माफ कर दो। पायल ने चीखते हुए कहा, ऐसे कैसे माफ कर दूं? और अचानक उस पर झपट पड़ी। मयंक संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। पायल अब मयंक के सीने पर चढ़कर बैठी थी और पूरी ताकत से उसका गला घोंट रही थी। मयंक की हालत खराब होने लगी थी। वह अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा और उसके हाथ एक भारी चीज लगी जो कि सूर्यकांत की पिस्तौल थी। उसने उसके हैंडल से पायल के सर पर मारा जिससे थोड़ी देर के लिए वह होश में आई और मयंक ने एक झटके में उसे धक्का देकर गिरा दिया और उठने लगा। वह बेतहासा खांस रहा था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी कि अचानक पायल ने फिर पीछे से उस पर झपटा मारा और मयंक बिस्तर पर गिर पड़ा। पायल ने एक ही झटके में उसका हाथ पीछे मरोड़कर उसे पेट के बल लेटाया और उस पर चढ़कर बैठ गई। अब पूरे घर में जोर जोर से मयंक के दर्द से चीखने की और चिल्लाने की आवाज आने लगी। पायल पास में पड़ी ड्रिल मशीन उठाकर उसके हाथ में छेद करने लगी थी। मयंक के हाथ से बेतहासा खून निकल रहा था। उसके बाद पायल उसकी रीढ़ की हड्डी में भी ड्रिल से एक सुराख बनाने लगी जिससे मयंक का रो रो कर गला बैठ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गया। जब मयंक को होश आया तो वह एक विशालकाय दरवाजे के ऊपर लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। उसे उसकी पीठ में अब भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऊपर से वह पीठ के बल ही पड़ा था। जख्म दबने की वजह से उसका दर्द और बढ़ रहा था और खून रिसने लगा था। तभी उस कमरे में कोई स्त्री की आहट हुई। मयंक चौकन्ना हो गया। उसे एक पायल की आवाज आ रही थी, लेकिन उसकी प्रेमिका पायल तो कभी पायल नहीं पहनती थी। उसने यह आवाज ध्यान से सुनी और उसके होश ही उड़ गए।
ऐसी पायल की मधुर आवाज़ तो ममता के पास से आती थी। जब वह उसके साथ सेक्स करता था तो यही आवाज़ उसे बेहद लुभावना बनाती थी। तभी उसके सामने उसकी प्रेमिका पायल प्रकट हो गई। उसने ही ममता की पायल पहनी हुई थी। वह हंसते हुए बोली, इस पायल की मधुर झनकार याद है ना मयंक? और अब उसका चेहरा बदलने लगा। वह पायल से ममता की तरह दिखने लगी थी। मयंक का तो अब डर के मारे बुरा हाल था। वह कह रहा था, ममता प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। ममता हंसी और सामने की दराज से कुछ निकालने लगी। जब वह वापस आई तो मयंक डर के मारे जोर जोर से चीखा, नहीं प्लीज नहीं, मुझे छोड़ दो। पायल के हाथ में एक हथौड़ी और कील थी। उसे देखकर मयंक समझ गया था कि अब उसके साथ क्या होना था। पायल शैतानों की तरह हंसते हुए मयंक के हाथों की उंगलियों में कीलें ठोक रही थी। ठक ठक की आवाज गूंज रही थी। साथ ही साथ मयंक का भी चीख चीख कर बुरा हाल हो चुका था। अब उसकी हाथों की सभी उंगलियां कील से ठुकी हुई दरवाजे से चिपकी हुई थी। अब पायल ने एक बार चाकू उठाया और मयंक के पेट पर बैठ गई। उसके बाद उसने उस धारदार चाकू से मयंक को गोद डाला। मयंक की चीख पुकार सुनकर बहुत पहले ही आसपास वाले लोग जमा हो चुके थे। उनमें से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आ गई। वहां से 7-8 पुलिस वाले उतर और वक्त की नजाकत को देखते हुए तुरंत बंदूक थाम ली। जब वो सभी दरवाजा तोड़कर सहमे कदमों से अंदर पहुंचे तो सामने का खौफनाक नजारा देखकर उनकी भी रूह कांप उठी। उनके सामने मयंक की लाश पड़ी बुरी हालत में छत विछत पड़ी थी और उसके ऊपर पायल बैठकर उसका दिल निकाल कर खा रही थी। वह उस हालत में किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थी। अचानक सभी को देखकर इतनी जोर से चीखी कि सभी को अपने कान बंद करने पड़े। उसके बाद उसका शरीर ऐसे तड़पने लगा मानो बिना पानी की मछली। सभी पुलिस वाले यह नज़ारा देखकर जड़ हो गए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद पायल एकदम शांत हो गई। उसने धीरे से उठने की कोशिश की और पुलिस वालों की ओर आगे बढ़ने लगी। वह महज 2 कदम चली ही होगी कि लड़खड़ाकर धड़ाम से गिर पड़ी। उसे उसके प्राइवेट पार्ट और पेट में बेहद दर्द हो रहा था। जब उसने नीचे देखा तो चिल्ला उठी। उसके योनि द्वार से अभी भी खून रिस रहा था। उसकी दोनों खूबसूरत गोरी टांगे रक्त से लाल हो गई थी। वह दर्द से तड़पने लगी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसका चीखना चिल्लाना सुनकर पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को फोन किया।